नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। और आज मैं फिर से एक बार लेकर आ चुका हूँ सफलतागंज चैनल पर हिंदी सब्जेक्ट का एक बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसा कि आज तीसरा वीडियो है वर्णमाला चैप्टर पर, तो भाई पीछे के 2 वीडियो अवश्य देखिएगा, ताकि जो वर्णमाला चैप्टर है इससे आने वाला कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में ना फंसे। तो बेहतरीन से प्रश्नों की श्रृंखला है, लगातार इसी तरीके से हम लोग लाते रहेंगे आपके लिए। और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने साथियों तक। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी लेट नपेट के। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य क्या होता है? तो मूर्धन्य होता है, जिसे आप मूर्धा भी बोलते हैं। तो जब किसी वर्ण के उच्चारण के समय आपके जो जुबान है, जो टंक है, वो जो फोल्ड होकर के मुंह के ऊपरी हिस्से में टच होती है, उसे मूर्धा बोलते हैं। और मूर्धा जो होता है, यहाँ से आपकी जो टा ठा डा ढा ड़ा ये वर्ण है उच्चारित होते हैं। आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। जब टा ठा डा ढा ड़ा का उच्चारण करते हैं तो आपकी जुबान जो है, टंक है, हल्की सी फोल्ड होती है और मुंह के ऊपरी हिस्से में टच होती है और वर्णों का उच्चारण हो जाता है। तो मूर्धन्य ध्वनि है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। जैसा कि पीछे हम लोग 40 क्वेश्चन तक बात कर चुके हैं, तो आज का सेशन जो स्टार्ट होगा वो 41 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की श ध्वनि। श ध्वनि है तो कहाँ से उच्चारित होती है? जवाब करेंगे तो भाई ये होती है तालव्य। यह उच्चारित होती है तालव्य से। तो यहाँ पर बी जवाब सही होगा इसका। बी जवाब सही होगा। और जब भी हम लोग बात करते हैं इन वर्णों की, तो ये उच्चारित होते हैं भाई। ये तालु से होता है, ये मूर्धा से होता है, ये दंत से होता है और ये होता है कंठ से। तो इससे एक फार्मूला टाइप्स कुछ बनता है, तमोदक। क्या साथ में बनता है? इससे एक बनता है तमोदक। तालव्य, मूर्धा, दंत और कंठ, इसको याद रखेंगे। और वहीं पर जब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की, अर्थात या, रा, लावा की, तो वहाँ यही फार्मूला लागू हो जाता है। तालव्य, मूर्धा, दंत और दंतोष्ठ, जो अंतिम है का, इसके स्थान पर आप रखेंगे दंतोष्ठ। तो यहाँ पर फार्मूला जो बनेगा अंतस्थ व्यंजन के लिए वो तमुदद बनता है, जबकि ऊष्म व्यंजन के लिए तमोदक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी जवाब बी सही है आपका। बी जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है? तो तालु से उच्चारण होने वाले, जब आप बात करते हैं चा वर्ग की, तो चा, छा, जा, झा, इया, ये तालु से उच्चारित होते हैं। तो यहाँ भी बी जवाब करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़े उससे पहले अगर हम गा को देखें तो ये कंठ से उच्चारित होगा, क्योंकि का वर्ग कंठ से उच्चारित होता है। टा वर्ग जो है साथियों मूर्धा से उच्चारित होता है। और अगर ता वर्ग की बात करें तो ये दंत से उच्चारित होता है। और वहीं अगर हम पा वर्ग की बात करें तो ये ओष्ठ से उच्चारित होता है, अर्थात ओठों की सहायता से उच्चारित होता है। तो तालु पूछा गया है तो जवाब यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अभी अंतस्थ की हमने बात की। अंतस्थ आपका होता है या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आप बात करें तो यहाँ पर डी जवाब सही होगा। डी जवाब सही होगा। ता की बात करें तो साथियों ये ता प्लस रा से मिलकर के बना है, ये संयुक्त व्यंजन होता है। हा जो अगर हम बात करें इसकी तो ऊष्म व्यंजन होता है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। और इसका उच्चारण भी हमने बात की कि तालु से होता है, अर्थात तालव्य से होता है। 45 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अर्ध स्वर है, तो अर्ध स्वर में अगर हम बात करते हैं तो साथियों या और वा दो ऐसे वर्ण होते हैं जो अर्ध स्वर होते हैं, क्योंकि इनका जो यूज होता है, इनका जो यूज आप करते हैं तो स्वर की तरीके से कभी कभी ये उच्चारित होते हैं। जैसे लिखा जाता है, आए, तो कहीं कहीं इस तरीके से लिखते हैं और कहीं कहीं इस तरीके से लिखते हैं। जैसे आवो और यहाँ पर आओ हो जाता है। तो ये चीज़ हल्की सी सेम सेम उच्चारित होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है अर्ध स्वर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं होता है? तो साथियों ऊष्म व्यंजन आपका शा होता है, शा होता है, शा होता है और हा होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का बी जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। ऊष्म वर्ण है, तो अभी हमने बात की ऊष्म वर्ण कौन से हैं। तो भाई ऊष्म शाखा शाह होते हैं, और इनकी बात करें तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो भाई यार अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और अगर बात करें शाखा शाह की तो ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। और या और वा की बात करें, या और वा की तो अर्धस्वर होते हैं। वहीं पर रा की बात करें तो रा प्रकंपित होता है या इसे लुंठित भी बोलते हैं। और अगर ला वर्ण की बात करें तो ला पार्श्विक होता है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। तो पहली चीज संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है साथियों? तो 4 होती है। कौन कौन सा संयुक्त व्यंजन होते हैं? तो छत्रंग और श्रा जो वर्ण होता है ये संयुक्त होते हैं। इसका योग जो है वो का प्लस षटकोण वाला शा से बनता है। ये ता प्लस रा से बनता है। और इसकी बात करें तो जा प्लस इया से बनता है। और अगर श्रा की बात करें तो तालव्य शा प्लस रा से बनता है। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए जवाब सही होगा, जो कि एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं, ए ऐ ओ औ, और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, छत्रंग्या और श्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो अभी हमने बात की कि इसका योग जो है का और शा से मिलकर के बना हुआ है, का और षटकोण वाला छा से मिलकर बना होता है। तो ए जवाब यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ें तो देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या बना है। तो अभी हमने बात की इसके विषय में, तो ये जा और इसके साथ में ज्ञा की अगर हम बात करते हैं तो ये किससे मिलकर के बना है? ये साथियों जा, और जा में हलंत लगा होता है। हलंत का अर्थ है कि ये वर्ण आधा होता है या स्वर रहित होता है। ये तिरछी जो रेखा खींची जाती है व्यंजनों के नीचे, इसका अर्थ होता है हलंत, या इसे हल भी कहते हैं। और इसका अर्थ होता है कि इसमें कोई स्वर नहीं है, अर्थात इसको आप दूसरा नाम भी कह सकते हैं कि ये व्यंजन आधा है। तो यहाँ पर अगर जवाब जो सही देखा जाएगा तो वो बी जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का भी बी जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो अल्प प्राण क्या होता है? अगर व्यंजनों की हम बात करते हैं तो व्यंजनों में पहला वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होते हैं, जबकि दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन ए में देख रहे हैं, का जो होता है वो का वर्ग का पहला अक्षर होता है। किसी भी वर्ग का च ट त पा, इन पांचों वर्गों में पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होते हैं, जबकि दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में ए जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न में पार्श्विक ध्वनि है। तो पार्श्विक कौन सी ध्वनि है इसमें? पार्श्विक होता है ला, ला पार्श्विक होता है। रा यहाँ पर प्रकंपित बोलते हैं इसे, या इसे लुंठित भी बोलते हैं, या इसे लुंठित भी बोला जाता है। और अगर हम ला के विषय में बात करें, एक सेकंड, अगर हम हा के विषय में बात करें तो इसे काकल्य व्यंजन कहा जाता है, या इसे स्वर यंत्री व्यंजन भी कहते हैं। स्वर यंत्री व्यंजन भी कहते हैं इसे। इसको हा को काकल या स्वर यंत्री व्यंजन बोलते हैं। रा को प्रकंपित या लुंठित बोलते हैं। और टा जो है ये टा वर्ग का पहला होता है, तो ये अल्प प्राण होता है और इसका उच्चारण मूर्धा से होगा। और ला के विषय में अगर बात करें कि इसको पार्श्विक क्यों बोलते हैं, तो पार्श्विक बोलने का अर्थ होता है, पार्श्व का साइड होता है, सॉरी पार्श्व शब्द का अर्थ होता है किनारा। तो जब भी आप ला वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ला वर्ण के बोलने के समय जब भी इसका उच्चारण कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे, तो आप देखते हैं कि जुबान जो होती है वो आपकी दोनों किनारों से, दोनों साइड से हल्की सी फोल्ड होकर के ऊपर की तरफ लुढ़कती है, और किनारे से दोनों मतलब जीभ के किनारों से हवा निकल करके वर्ण का उच्चारण करती है।
तो इसीलिए इसको बोलते हैं पार्श्विक। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बोल करके देख सकते हैं। ला, ला बोलेंगे तो जुबान जो है वो ऊपरी हिस्से में दोनों साइड से लुढ़क करके एक नाव जैसी आकृति बनाती है और वर्ण का उच्चारण होता है। तो ऐसी स्थिति में जो वायु होती है वो दोनों किनारों से निकलती है, इसीलिए इसे पार्श्विक बोलते हैं। और पार्श्व का अर्थ है किनारा। तो भाई ए जवाब यहाँ पर सही होगा। ए जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से प्रकंपित ध्वनि है। तो प्रकंपित या लुंठित के विषय में भी हमने बात की है। प्रकंपित या लुंठित की बात करें तो रा जो होता है वो प्रकंपित होता है और इसे लुंठित भी कहा जाता है। प्रकंपित होता है और इसे लुंठित भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों के समझ आ चुका है। डा का उच्चारण स्थान है। तो अभी हमने बताया था कि जो टा वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो टा वर्ग का कोई भी जब अक्षर आएगा तो उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। तालव्य में भाई चा वर्ग होता है और कंठ में का वर्ग होता है और ग्रीवा जैसा कुछ नहीं होता है, यहाँ से कुछ उच्चारित नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो ए जवाब है वो सही होगा। डा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं कि छोटी बड़ी चा छा दा और इया का उच्चारण स्थान होता है। यहाँ पर एक थोड़ा सा दा की जगह पर आप जा कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। क्या करना होगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो छोटी बड़ी चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण किससे होता है। तो जब हम स्वरों की बात कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि छोटी बड़ी होती हैं इनका उच्चारण स्थान ताल होता है और जो चा वर्ग होता है इसका उच्चारण भी स्थान तालु ही होता है। तो यहाँ पर ये सारे जो वर्ण हैं वो उच्चारित होंगे तालु या तालव्य से। दोनों का मतलब सेम होता है। बाकी अभी हमने बताया कि ओष्ठ से आपका पा वर्ग उच्चारित होता है, दंत से ता होता है, मूर्धा से आपका टा वर्ग होता है और तालव्य से चा वर्ग होता है। और अगर कंठ से बात करें तो का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में जो जवाब सही है वो ए जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि या का उच्चारण स्थान है। तो अभी हमने स्टार्ट में ही बताया कि या रा लावा ये अंतस्थ स्वर होते हैं और इसके लिए एक फार्मूला बनता है त मु द द। और यहाँ पर बात करें तो या का उच्चारण होगा तालु से और फिर या का अर्थ है तालु, सॉरी, यहाँ पर अगर बात करें तो तालु से उच्चारित होगा, ता का अर्थ है तालु से लेंगे और यहाँ पर पहला अक्षर होगा या। और फिर रा की बात करें तो मूर्धा से उच्चारित होगा और फिर ला की बात करें तो ये दंत से उच्चारित होता है और फिर वा की बात करें तो ये दंतोष्ठ से उच्चारित होता है। तालु का अर्थ है या से मूर्धा, रा से, दा से, अगर दंत से बोलें तो ला और फिर दंत जो है वो दंतोष्ठ को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब तालव्य, मूर्धा, दंत और दंतोष्ठ और उच्चारित होने वाले क्रमशः जो वर्ण होंगे वो या रा लावा होंगे। तो इससे याद करेंगे अंतस्थ में तामुदद होता है और ओश में तामुदक होता है। का मतलब कंठ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देखेंगे इसका जवाब अगर हम बात करें तो भाई सभी को पता हो गया होगा कि या का उच्चारण जो होगा वो कहाँ से होगा, तालु से होगा। ए जवाब इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं था किस वर्ग का व्यंजन है। तभी हमने बताया कि ता था दा था ये सब दंत से उच्चारित होते हैं। तो जवाब यहाँ पर बी सही होगा। ओष्ठ की बात फिर मैं बात करूँ तो पा वर्ग उच्चारित होता है। बाकी छोटा ऊ और बड़ा ऊ की बात करें तो ये भी ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। ग्रीवा जैसा भी हमने बताया कुछ नहीं होता है। देन अगर हम बात करें मूर्धा की तो टा वर्ग और अगर हम बात करें ऋषि ऋषि ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। और अभी रा की बात करें तो ये भी मूर्धा से ही उच्चारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों की समझ बेहतरीन सा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा अंतस्थ वर्ण है। तो अंतस्थ की बात अभी हमने की है। अंतस्थ की बात अभी हम लोगों ने की है। तो अंतस्थ में क्या होता है कि या रा लावा, या रा लावा
इसमें से देखेंगे तो ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। 2 ऑप्शन यहाँ पर कैरी हो रहे हैं, बशर्ते इसको यहाँ पर टा रख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो सी जवाब सही हो जाएगा। अंतस्थ वर्ण या रा लावा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। और 59 में दिया हुआ हिंदी की ओष्ठ ध्वनि है, अर्थात ओष्ठ से उच्चारित होने वाली कौन सी ध्वनि है। तो क्वेश्चन नंबर 59 में देखेंगे, अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन पहला, तो ये कंठ से उच्चारित होता है। छोटा बड़ा, छोटा आ और बड़ा आ ये कंठ से उच्चारित होंगे। और का वर्ग तथा हा ये वर्ण जो होते हैं, यहाँ पर का वर्ग है और हा ये वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। जा की बात करें तो चा छा जा, जा आपका चा वर्ग में आता है और ये तालु से उच्चारित होता है। और इसकी बात करें तो ये भी तालु से उच्चारित होगा। और पा फा बा भा की बात करें तो ये ओष्ठ से उच्चारित होता है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं, 60 की तरफ बढ़ते हैं। दंत ध्वनि बताना है कौन सी है इसमें। तो भाई अभी हमने बताया कि ता वर्ग जो होता है वो दंत से उच्चारित होता है। ता वर्ग दंत से उच्चारित होगा। ये का वर्ग कंठ से उच्चारित होगा। टा की बात करें तो मूर्धा से उच्चारित होता है। और चा की बात करें तो ये तालु से उच्चारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर ये 60 होता है। और यहीं तक यह प्रश्नों की श्रृंखला थी आज की। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद पुनः आप सभी का।